नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम आपको यूपीएससी 2019 की परीक्षा में हिंदी माध्यम से टॉप करने वाली ऋचा रत्नम का संदेश एवं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सुनवाते हैं। बिना किसी कोचिंग के परीक्षा में हिंदी माध्यम में पहला एवं ओवरऑल 274वीं रैंक लाने वाली ऋचा मूल रूप से बिहार के सिवान जिले की रहने वाली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा रत्नम है और मैंने इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में 274वीं रैंक हासिल की है। मैंने ये परीक्षा हिंदी माध्यम से दी थी। तो अभी जो हम ये बातचीत करेंगे इसमें मैं अपनी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है यूपीएससी पूरी तैयारी की, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चूँकि ये मेरा 5th अटैम्प्ट था तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपने इन सभी 5 अटैम्प्ट्स में क्या सीखा। और इसके अलावा हिंदी मीडियम में चूँकि बहुत चैलेंजेस आ गए हैं तो उन चैलेंजेस से कैसे हम ओवरकम करें और कैसे इस परीक्षा को क्रैक करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जो मेरी ये पूरी जर्नी रही है यूपीएससी की, एक प्रिपरेशन से लेकर अभी तक उसको क्लियर करने तक की, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स जो है वो एक मुश्किल फेज हो गया, एक मुश्किल चरण है और स्पेशली हिंदी मीडियम के लोगों के लिए जो सीसैट है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। चूँकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है इसलिए मुझे सीसैट बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा था। लेकिन कई लोग हमेशा मुझे ये कहते हैं कि चूँकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें सीसैट में प्रॉब्लम होती है। मुझे ये लगता है कि ज़रूरी है कि हम सीसैट के लिए जो बेसिक्स हैं जैसे एप्टीट्यूड है और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं या फिर कॉम्प्रिहेंशंस हैं, अगर हम उसे एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले से अगर हर रोज़ 2 घंटे भी सॉल्व करें तो मुझे लगता है कि सीसैट का पेपर जो है वो क्लियर करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। और प्रीलिम्स की अगर बात करें हम तो प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। जो भी एवरीथिंग अंडर द सन जो कुछ भी है वो प्रीलिम्स में आ जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रीलिम्स के लिए जो अपने रिसोर्सेज हैं वो कम करें। तो जैसे कि पॉलिटी की बात हुई तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब जो है वो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है आपके लिए। जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई उसमें मैंने जो भी स्टैटिक पोर्शंस थे उसके लिए बुक पढ़ी। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स होते थे उसके लिए मैं न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ती थी। और इसके अलावा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मंथली मैगज़ीन आता है आप उसमें से किसी भी एक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले करीबन मैंने 5-6 बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किए। शायद मुझे लगता है कि मैंने करीब एग्ज़ाम के पहले करीब मैंने 20,000 से 30,000 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए होंगे। तो जब आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर सॉल्व करते हैं तो एक आपका जो कंफर्ट लेवल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर देते हैं तो आप एक कंफर्ट में आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर सॉल्व करें, उससे आपका कंफर्ट टूटता है। और उसके बाद से आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू मिलता है कि अच्छा मेरी तैयारी कहाँ तक है, कितनी पहुँची है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 45 डेज़ से रेगुलरली हर रोज़ एक पेपर लगाती थी, पक्के से लगाती थी। तो मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वर्कड फॉर मी बहुत। और इस बार भी मेरे प्रीलिम्स में ठीक स्कोर आए थे। दूसरी बात है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें प्रीलिम्स का। तो कई लोग ये कहते हैं कि जब भी आप पेपर देखिएगा तो पेपर में मुश्किल से ऐसे 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं। लेकिन इस बार का जो प्रीलिम्स था हमारा 2019 का, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप वन गो में क्लिक कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने जो पेपर दिया था आई गेस मैंने 40 के अराउंड क्वेश्चंस थे जो मैंने पहली बार में लगाए थे कि हाँ ये 100% श्योर है कि मैं लगाऊंगी। बाकी का सारा आपको गेस करना होता है, इन्फॉर्म्ड गेसिंग करनी होती है। और वो जब आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आप वो सीख जाते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और मैंने जब इस बार का पेपर देखा, क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ था, तो मुझे ये पता था कि ये पेपर मैं पूरा 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकती।
तो मैंने अपने आप को वो स्टिक किया कि जितने मैं कहीं भी जो ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं मेरी समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैंने, उसको मैंने टच नहीं किया। तो मैंने अराउंड 80 क्वेश्चंस लगाए थे और उसमें मेरा हिट रेशियो अच्छा था और शायद मेरा स्कोर अभी आया नहीं है पर अच्छा था, मुझे ऐसा पता है जब मैंने मिलाया था। तो प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए आप विपिन चंद्रा की बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा NCERTs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें NCERT पढ़ना होगा कि NCERT इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स लेवल पे। और इसके बाद मैं मेंस की बात करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा सेकंड मेंस था। इसके पहले मैंने 2017 में मेंस लिखा था और कुछ नंबर से मेरा कॉल नहीं आया था। तो मेंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी, एक जनरल स्टडीज़ के लिए और दूसरा ऑप्शनल के लिए। जो आंसर राइटिंग की बात है, हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास कंटेंट का इशू एक बहुत बड़ा है। दूसरा, हमें हिंदी में वो क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हिंदी में अपने आंसर को कॉन्साइज करके लिखना भी एक चैलेंज है। पर इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी हम अगर कोशिश करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने जो किया था, मैंने इस बार जो जनरल स्टडीज़ के पेपर था तो मैंने 2017 में एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल ड्रॉप किया क्योंकि उसके बाद से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे जो मेंस की तैयारी है जो उसमें मुझे कुछ गैप लगा। मुझे लगा कि मैं अभी इतना स्कोर नहीं कर पाऊँगी कि मेरा एक रैंक आ सके। तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया और मुझे एक मेंटर गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो मैंने फोरम IAS का जो मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें अपने आप को इनरोल किया और उन्होंने फॉर्चुनेटली मुझे इनरोल किया अपने इस प्रोग्राम में। और वहाँ पे आयुष सर ने मुझे बहुत गाइड किया और मेरे आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि हमें आंसर कैसे करना है, कि GS2 है तो GS2 का कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, GS3 का क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बताई गई और मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वर्कड फॉर मी इन दिस अटेम्प्ट। जैसे GS2 का पेपर है तो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जैसे कि BR अम्बेडकर का कोट है तो हम चाहें तो उससे उसे एंड कर सकते हैं। इसके अलावा GS2 के पेपर में ऐसा बोला गया कि अच्छा होगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से क्वेश्चन आता है तो हम फिर उस आर्टिकल से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इंट्रोड्यूस करें। तो इंट्रोडक्शन देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन में अगर वे फॉरवर्ड के बाद से हम चाहें तो कोई कोट लिख सकते हैं। तो आई थिंक इससे जो है आंसर जो है वो आपका काफ़ी इम्प्रूव होता है, इनरीच होता है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा, मैं जो भी आगे का मार्ग होता था, जो वे फॉरवर्ड हम बोलते हैं, वो ज़रूर लिखती थी, चाहे वो भी लिखना होता है हमें, तो उसको लिखना होगा हमें अपने आंसर में। और GS3 है तो GS3 की अगर हम बात करें तो GS3 में जैसे कि इस बार इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन में हमें अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो फैक्ट्स के थ्रू सब्सटैंशिएट करने थे। तो उसमें फैक्ट्स रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी माध्यम में भी ऐसी कोई चुनौती नहीं है क्योंकि ये जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक सर्वे से उठा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे से फैक्ट्स उठा के और उसे हम अपने आंसर में पुट ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए जनरल स्टडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, जैसे कि द हिंदू हो गया, कोई भी एक न्यूज़पेपर, मैं द हिंदू पढ़ा करती थी। इसके अलावा आप अपने नोट्स, मैंने क्या किया था कि मैंने हर टॉपिक पे, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, उस पर अपने हिसाब से एक 250 वर्ड्स का एक नोट्स तैयार किया था कि इस टॉपिक पे अगर कुछ पूछेगा तो ये ना हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो आई हैव समथिंग टू राइट ऑन, मतलब उस टॉपिक पे लिखने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ हमेशा था।